दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नरेश मीर और आपने लॉगिन किया है यूट्यूब चैनल बीगूट। दोस्तों, स्वागत करता हूं उस शो में जिसका नाम है रॉयल बीकाना। दोस्तों, रॉयल बीकाना में हम हमारे बीकानेर की कुछ ऐसी हस्तियों से आपको मुखातिब कराते हैं जिनका जीवन प्रेरणा होता है एक आम आदमी के लिए। और आज के जो हमारे रॉयल गेस्ट हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। वो जब भी बात करते हैं जन कल्याण की बात करते हैं, बीकानेर के विकास की बात करते हैं। उन्होंने अलग अलग समय में अलग अलग जन आंदोलन करवाकर जनता की समस्याओं का समाधान किया। चाहे वो जन आंदोलन करके लालगंज रेलवे स्टेशन का विकास करना हो, वहाँ पर ट्रेनें चलवानी हो, चाहे वो जन आंदोलन करके रामपुरा बस्ती में 30,000 लोगों के लिए डिस्पेंसरी खुलवाना हो, चाहे वो आम आदमी के लिए उनकी मूलभूत सुविधाएं जैसे नाली, सड़क, सीवरेज लाइन, पाइपलाइन उन तक उपलब्ध कराना हो, ये सभी कार्य वो अपने पर्सनल कार्य मानकर, निजी कार्य मानकर उन्हें व्यक्तिगत रूप से खड़े रहकर वहाँ पर करवाते हैं। वो आज हमारे साथ हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पूर्व पार्षद, व्यापार मंडल के अध्यक्ष और पंजाबी महासभा संघर्ष समिति के अध्यक्ष और आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को लेकर प्रबल दावेदारी रखने वाले कैंडिडेट श्रीमान दीपक अरोड़ा साहब। दोस्तों, आज के हमारे रॉयल गेस्ट हमारे साथ हैं विकास का दूसरा नाम भाई श्रीमान दीपक अरोड़ा साहब। दीपक भाई, दीपक जी, वेलकम है आपका हमारे बीगूट में और रॉयल बीकाना के आज आप हमारे रॉयल गेस्ट हैं। थैंक यू नरेश जी, आपने मुझे यहाँ अपनी बात कहने का मौका दिया और इनवाइट किया और मैं काफ़ी आपके प्रोग्राम देखता रहता हूँ। बहुत अच्छा स्टूडियो बनाया है और इसके लिए आपके चैनल को और आपको बीकानेर की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू सर। आप दीपक जी, आज आप हमारे स्टूडियो में बैठे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और जो लोग आपको करीब से जानते हैं वो ये जानते हैं कि दीपक अरोड़ा का दिल बहुत अच्छा है। आप बहुत से समाज के लिए कार्य करते हैं, समाज के लिए, चाहे वो सड़कों का निर्माण हो, नालियों का निर्माण हो या सिविल लाइन की बातें हों या हमारे बीकानेर में चिकित्सा को लेकर कुछ बातें हों। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं एक किस्सा जो हमने अखबारों में पढ़ा था। रामपुरा बस्ती में 1 नंबर गली में एक सोनी जी जो बेड़ियों से जकड़े हुए थे, उन्हें कोई मानसिक और शारीरिक बीमारी थी। आपने उनका इलाज कराया और आज वो स्वस्थ हैं, पूरे परिवार की देखरेख कर रहे हैं। ये आपका एक पहलू है। लेकिन वहीं जब मैं आपका इंटरव्यू लेने के लिए आप पे रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि दीपक जी अरोड़ा के खिलाफ 56 मुकदमे हैं। तो नरेश जी, आप यहाँ तक भी पहुँच गए हैं? जी, पूरा रिसर्च किया आपके ऊपर मैंने। जी, ये आपने बहुत सही फरमाया। आपने 56 मुकदमे हैं और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 22 मुकदमे उसमें ऐसे हैं जिसने पुलिस ने खुद जांच करके मुझे निर्दोष माना है और उस पर एफआईआर लगाई है। अच्छा। बाकी 34 मुकदमे हैं वो समाज सेवा करते हुए द्वेषता से मेरे पे झूठे हुए हैं, जो अदालत ने मुझे उसमें सब में बरी किया है। कोई एक भी मुकदमा आपके पास ऐसा है जो मेरे को दोषी करार दिया हो किसी अदालत ने? अगर एक भी मुकदमा है तो वो मेरे को दिखाइए आप। दीपक जी, आप कह रहे हैं कि एक भी मुकदमे में आप दोषी नहीं हैं, लेकिन मेरे पास एक रिकॉर्ड ये भी है कि 96, 97 में, 96, 97 में आपके खिलाफ एक जुए और सट्टे का मुकदमा दर्ज है। उसके बारे में क्या? नरेश जी, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 1996-97 में मेरा लॉटरी का व्यवसाय था और राजस्थान सरकार से लॉटरी मान्यता थी विक्रय करना जी। और उस टाइम पुलिस ने अपनी खाना पूर्ति पूरी करने के लिए मेरे पे ये मुकदमा हुआ है। एक होटल व्यवसायी ने आपके ऊपर ये मुकदमा दायर किया कि आपने उसे जान से मारने की कोशिश की और आपने फिरौती मांगी। वैसे वो मुकदमा भी मेरे पे दबाव पे झूठा हुआ है और अदालत ने मुझे उसमें निर्दोष करार दिया है। और अगर आपको कॉपी चाहिए उसकी तो आप फ़ोन कर देना, मैं आपको उपलब्ध करा दूँगा। एक पार्षद को अपहरण करने और उसके साथ मारपीट करने का मुकदमा आप पर अभी भी चल रहा है। ये मुकदमा तो सर पेंडिंग चल रहा है अभी तक। नरेश जी, ये मैंने बीजेपी का वोट गिराया था और बाद में कांग्रेस का वोट बना था। इस द्वेषता से मेरे पे हुआ है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो घटना के स्वतंत्र गवाह थे जी, उन्होंने घटना घटने से इनकार किया है और 2-4 तारीख पे मेरे को न्याय पे भरोसा है कि उसमें मैं बड़ी जल्दी ही हो जाऊँ। आप
आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट की प्रबल दावेदारी रखते हैं और दावेदारी आपने प्रस्तुत भी की है, लेकिन कांग्रेस से आपने की है और एक समय में आप बीजेपी के गीत गाते थे। आप बीजेपी के पार्षद भी रहे हैं, बीजेपी के बहुत लोकप्रिय नेता भी आप रहे हैं, तो आप बीजेपी छोड़कर कांग्रेस की तरफ आपने रुख क्यों कर लिया? नरेश जी, आप सही कह रहे हो। मैं बीजेपी का पार्षद रहा हूँ और मैंने विकास कार्य भी अच्छे करवाए हैं। उस उपरांत जो बीजेपी के दुश्मन थे, मैंने उनको दुश्मन मान लिया और उनसे मेरी द्वेषता बढ़ती रही, जिसका नतीजा ये रहा कि मेरे पे काफ़ी बार हमले भी हुए, शारीरिक नुकसान हुआ, मेरे घर पे भी आग लगाई गई। और उस टाइम बीजेपी का राज होते हुए भी उन्होंने मेरे को दरकिनार किया और जिनसे मेरी बीजेपी पार्टी के कारण द्वेषता थी उनका साथ दिया। मैंने सोचा एक कार्यकर्ता की ये हालत है तो आम जनता की क्या भला करेगी बीजेपी, इसलिए मैंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की। कांग्रेस गरीब लोगों के हित में काफ़ी कार्य कर रही है, काफ़ी कार्य करती है। पिछले 10 साल से मैं कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हूँ और कांग्रेस के लिए कार्य कर रहा हूँ और अगर मुझे कांग्रेस टिकट देती है तो उनकी नीतियों पे चलकर जो गरीब लोग हैं उनका भला कर सकता हूँ। आप बीजेपी से इतने नाराज हो गए कि आपने आरएसएस की पद यात्रा का भी विरोध किया? नरेश जी, मैं बचपन से आरएसएस से जुड़ा हूँ। मैंने आरएसएस की पद यात्रा का कोई विरोध नहीं किया। आरएसएस की पद यात्रा जब होती, पद संचालन होता है तो एक सुनिश्चित ढंग से होता है, पुलिस व्यवस्था होती है। उसमें मेरे द्वारा, मेरे साथियों द्वारा चौराहे पे खड़े होकर फूल बरसाए जाते हैं। ये कोई इसका आरएसएस का प्रोग्राम नहीं था। ये अपनी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए भाई रामपुरा के कुछ लोगों ने छोटे छोटे जो नाबालिग बच्चे थे 5-5, 6-6 साल के, 8-8 साल के, उनको इकट्ठा किया और वहाँ भाषणबाजी की और गलियों के अंदर जहाँ मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, गलियों के अंदर पद यात्रा निकाली। कोई पुलिस व्यवस्था नहीं थी वहाँ। अगर उस टाइम बॉर्डर पे हिंदू मुसलमानों का तनातनी चल रही थी, कोई दारू पिया हुआ सर फिरा, कोई पत्थर मार देता, कोई अननोनी बच्चों के साथ घटना घट जाती, तो उसका जिम्मेदार कौन था? मैंने आरएसएस का विरोध नहीं किया। जो वहाँ पे आरएसएस के जनप्रतिनिधि हैं वो गलत कार्य कर रहे थे, आरएसएस के खिलाफ, उनकी परमिशन के खिलाफ, उनका विरोध किया है मैंने। जो सचिन पायलट और निजामुद्दीन कुरैशी जब बीकानेर आए थे और सभी दावेदार अपने अपने दावे प्रस्तुत कर रहे थे, उस समय आपका जो हुजूम था, आपकी जो रैली थी वो सबसे अलग थी, क्योंकि वैष्णो धाम के सामने हमने देखा कि हजारों की तादाद में जन समर्थन आपको मिला, जिसमें महिलाओं की संख्या बहुत अधिक थी। तो जन समर्थन तो आपको है ही और आपके साथ लोग तो है ही। इसके अलावा और कौन कौन से वो पक्ष हैं जिनमें आप मजबूत हैं, जिनको देखकर, जिनको जानकर कांग्रेस को आपको टिकट देनी चाहिए? जब मैं पार्षद था तो रामपुरा में मैंने खूब विकास कार्य करवाए थे जी। फिर क्या है कि एक हमारे समाज का बहुत बड़ा क्षेत्र है और लगभग 45,000 वोटर पूर्व विधानसभा में हमारे समाज के हैं और हमारे समाज के साथ मैं लगभग 20 सालों से जुड़ा हूँ। पंजाबी समाज से 4 गुरुद्वारे हैं और समय समय पे सांस्कृतिक प्रोग्राम, धार्मिक प्रोग्राम, उनमें मैं इन्वॉल्व रहता हूँ और समाज के जो भी छोटे मोटे कार्य होते हैं तो करवाने का प्रयास करते हैं। अभी मैंने सिनेमा जी के पास में भवन के लिए ज़मीन भी दिलवाई है। वैष्णो धाम मंदिर है हमारा, उसमें भी पाइपलाइन की व्यवस्था, हाई मार्क लाइट की व्यवस्था और अंदर कोई छोटे मोटे कार्य करवाना, उनके लिए सेव करना, उनकी व्यवस्था। इसलिए समाज मेरे से जुड़ा हुआ है, समाज का मैं चाहता हूँ। वो सभी वोट बीजेपी माइंडेड है, हमारे समाज के लोग सभी बीजेपी माइंडेड है, बीजेपी को वोट देते हैं। अगर पार्टी मेरे को टिकट देती है जी कांग्रेस, तो वो बीजेपी माइंडेड 45,000 वोट सीधे कांग्रेस को जाते हैं। पंजाबी समाज के वोट अगर 45,000 कांग्रेस को पड़ते हैं तो बीजेपी को 90,000 वोटों का लॉस होता है। इसलिए कांग्रेस बड़े मतों से जीतती है। तो
ये सारा समीकरण हम ऊपर जो पदाधिकारी हैं उनको बताएंगे, आगे उनके सर्वे करना व जांच करना उनके हाथ में, जैसा आदेश देंगे हम उनके अनुसार कार्य किए। दीपक जी, आप कह रहे हैं कि 45,000 वोट जो हैं पंजाबी समाज के वो बीजेपी माइंडेड हैं और आपको अगर कांग्रेस टिकट देती है तो वो वोट आप कांग्रेस की तरफ लेकर आ जाएंगे, तो क्या समाज की तरफ से आपको स्वीकृति मिल गई है? नरेश जी, पंजाबी समाज के जो भी संगठन है हमारे गुरुद्वारों के, पंजाबी समाज के, सब ने मेरे को लेटर पैड पे लिख के दे रखा है। अच्छा। कि अगर हमारे समाज का टिकट अगर कांग्रेस पार्टी देती है तो हम जरूर उसके सहयोग में सभी मत डलवाने का प्रयास करेंगे। जनता के द्वारा चुनकर विधायक बनकर हमारे बीकानेर में आते हैं, तो बीकानेर के लिए पहले प्रयास आपके क्या होंगे और आप क्या करना चाहेंगे बीकानेर के लिए? बीकानेर में एक शांति प्रिय शहर है। सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि आपसी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एकता और शांति बनी रहे जी। उसके उपरांत जो पब्लिक की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको मिलनी चाहिए। सड़क, नाली, पानी, लाइट, पार्क, जो भी व्यवस्था है जो उनको नहीं मिल पाती उसके लिए संघर्ष करूंगा। और आज फाटकों की समस्या है, जो गर्मी में बच्चे 10-10 घंटे स्कूल में पढ़ के आते हैं, 2-2 घंटे वहाँ फाटकों के आगे खड़े रहते हैं, तो ये सभी भी जो भी समस्याएं हैं उनसे निजात दिलाने का पूरा प्रयास करूंगा। एक पहलू आपका ये भी है कि आप एक फिल्म अभिनेता हैं, तो मूड को थोड़ा सा हल्का फुल्का करने के लिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने कौन कौन सी फिल्मों में काम किया है और आपकी आने वाली फिल्में कौन सी हैं? फिल्म लाइन मेरा कोई पेशा नहीं है, ये मेरा शौक है एक। और कोई कह देता है आप वो छोटा मोटा रोल कर रहे हैं, तो मेरे को छोटा मोटा कोई रोल मिला है तो विजयन खलनायक का मिला है। अच्छा। और कोई रोल नहीं मिला। अच्छा। तो पहले छोटा मोटा 2-3 फिल्मों में, राजस्थानी फिल्मों में थोड़ा रोल किया है, 5-5, 10-10 मिनट का। मरुदर मारो देश और मारी सुपात्र बीनी, धर्म बहन। और अभी एक मेरी हिंदी मूवी आ रही है, ये मेरी खुशकिस्मती समझो कि उसमें मेरा खलनायक का लंबा रोल है। अच्छा। अभी 10 तारीख को सिनेमेजी में आपको देखने को मिलेगी और उसमें मैंने खलनायक की भूमिका अच्छी निभाई है। और आप फिल्म, नाम है फिल्म का? अटल फैसला। अटल फैसला। और आप फिल्म देखोगे तो अमरीश पुरी और शक्ति कपूर की कमी आपको महसूस नहीं होगी उसको। क्या बात है, आप बहुत कमाल के एक्टर हैं। हमने आपकी पहले की फिल्में, जो राजा हसन के साथ एक फिल्म आई थी, वो हमने आपकी देखी थी। दीपक जी, आपसे बात की मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि एक बहुत खूबसूरत इंसान है दीपक जी अरोड़ा, जो अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। इंटरव्यू के माध्यम से जो आपने बेबाकी से किसी भी पहलू को आपने छुपाया नहीं, और हमारे दर्शकों को भी मैं बताऊं कि दीपक जी ने किसी भी प्रश्न के लिए हमें मना नहीं किया। जो हमने पूछना चाहा वो इन्होंने हमें अनुमति दी और अच्छी तरह से बातें आपने बताई। दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में पधारने के लिए। और मैं दुआ करता हूं कि आपके जीवन के सारे सपने पूरे हों और आपका जो सपना है देश को और बीकानेर को विकसित करने का, वो बहुत जल्द पूरा हो। बहुत सारी शुभकामनाएं। नरेश जी, आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे रॉयल गेस्ट दीपक अरोड़ा साहब। भाई दीपक अरोड़ा से हमने बातें की और हमने कोशिश की कि उनसे तीखे से तीखे प्रश्न पूछे जाए, लेकिन उन्होंने हर प्रश्न का बड़ी बेबाकी से और बड़ी खुशी के साथ जवाब दिया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अच्छा लगा, तो इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। अगर आपने हमारा YouTube चैनल बी गुड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर दें और हो जाएं एक अच्छी दुनिया में शामिल। अगली बार फिर एक ऐसी ही डायनेमिक पर्सनालिटी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे अनुमति लेता हूँ। जय भारत।